हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 19 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो आर्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 20 डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो भी केस लॉज है, मनिका गांधी केस हो गया, AK गोपालन केस हो गया, वो सब भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 20 से। सबसे पहले समझेंगे आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1। आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 में? दिया गया है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आज मैं आपको YouTube में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो क्या YouTube में पढ़ाना कोई क्राइम है? क्या ऐसा कोई लॉ है जो कहता है कि अगर कोई भी YouTube में पढ़ाएगा ही और शी विल बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लेट्स से 5 years? क्या ऐसा कोई लॉ है? नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है। ठीक है, मान लो 6 महीने बाद ऐसा लॉ आ गया जो कि कहेगा टीचिंग ऑन यूट्यूब इज अ क्राइम एंड इफ एनीबडी हु टीचेस ऑन यूट्यूब ही और शी विल बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लेट्स से 5 years। ठीक है, 6 महीने बाद ऐसा लॉ आ गया। तो अब 6 महीने बाद मैंने यूट्यूब में पढ़ाना छोड़ दिया। मुझे पता चल गया भाई अब ऐसा लॉ आ गया तो मैं क्यों भाई अरेस्ट हूँ, मैं क्यों जेल जाऊँ, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया यूट्यूब में। अब 6 महीने बाद क्या हुआ, पुलिस मेरे घर आई और मुझे अरेस्ट करके ले गई। ठीक है, मुझे अरेस्ट करके ले गई, बोली आशी तुमने यूट्यूब में पढ़ाया था। मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ाया था यूट्यूब में, तो हम तुम्हें अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगी मैंने यूट्यूब में पढ़ाया ज़रूर था, लेकिन मैंने तो 6 महीने पहले पढ़ाया था, तब तो ऐसा कोई लॉ नहीं था। तो क्या पुलिस ऐसा कर सकती है? मैंने 6 महीना बाद तो नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, तो क्या पुलिस मेरे घर पे आकर मुझे अरेस्ट कर सकती है कि आशी तुमने 6 महीने पहले तो पढ़ाया था, लेकिन 6 महीने पहले तो ऐसा कोई लॉ नहीं था? पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। वही यहाँ पे कहा गया है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूट्यूब में, आज ऐसा कोई लॉ नहीं है तो मुझे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। 6 महीने बाद अगर मैं पढ़ाऊंगी तब मुझे अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद तो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। तो पुलिस ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ कि आशी तुमने 6 महीने पहले तो पढ़ाया था, लेकिन 6 महीने पहले तो ऐसा कोई लॉ ही नहीं था जो बोलता है टीचिंग ऑन यूट्यूब इज अ क्राइम। तो पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती। एक एग्जांपल और देते हैं। 2012 दिसंबर दिल्ली गैंग रेप केस, आपको पता है निर्भया गैंग रेप केस जो हुआ था, हॉरिफिक इंसिडेंट दैट हैपेंड इन दिल्ली। उस दौरान क्या हुआ था, जो एक्यूज जो थे निर्भया गैंग रेप केस के, उसमें से एक जुवेनाइल था। जुवेनाइल मीन्स अ पर्सन हु इज़ लेस देन 18 years ऑफ एज। ठीक है, उसमें से एक था जुवेनाइल। अब क्या हुआ कि जो जुवेनाइल पे जो लॉ एप्लीकेबल होता है उस टाइम वो था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000। कौन सा लॉ? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000। अब ये लॉ कहता है जुवेनाइल क्या है, एनी पर्सन हु इज़ लेस देन 18 years ऑफ एज। ठीक है, तो अगर कोई जुवेनाइल किसी भी तरीके का क्राइम करता है, मैक्सिमम पनिशमेंट दैट कैन बी गिवन टू जुवेनाइल इज 3 years। 3 साल से ज़्यादा के लिए आप उसको जेल में नहीं डाल सकते, मैक्सिमम 3 years। ऊपर से आप उसको रेगुलर जेल में भी नहीं रख सकते, आपको उसको रिफॉर्म जेल में रखना होगा। ये कहा गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000 में। ठीक है, उसके बाद ये जो लॉ है इसको अमेंड कर दिया गया। किसको? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000 को अमेंड कर दिया गया इन द ईयर 2015, और इसमें कुछ चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए? सो एनी पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम बिटवीन द एज ऑफ 16 to 18 years ही कैन बी ट्राइड एज एन एडल्ट। दैट मीन्स अब उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। पहले क्या था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000 में एनी पर्सन हु इज लेस देन 18 years ऑफ एज, द मैक्सिमम पनिशमेंट दैट कैन बी गिवन टू अ जुवेनाइल इज 3 years। उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते। लेकिन 2015 में उसको अमेंड कर दिया गया और कहा गया जुवेनाइल बिटवीन द एज ऑफ 16 to 18 years अगर वो कोई क्राइम कर रहा है ही कैन बी ट्राइड एज एन एडल्ट, ये कहा गया। ठीक है, अब दैट मीन्स द मैक्सिमम पनिशमेंट दैट कैन बी गिवन टू अ जुवेनाइल इज ऑब्वियसली लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी उसको मिल सकता है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्या था, मैक्सिमम 3 years, 3 years, उससे ज़्यादा पनिशमेंट हम नहीं दे सकते। अब आप मुझे बताओ, जब ये निर्भया गैंग रेप केस हुआ 2012 में, तो उस टाइम पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल था, कौन सा लॉ इन फोर्स था उस टाइम पे? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000। और 2015 में इसको अमेंड कर दिया गया
अब आप मुझे बताओ कि वो जो जुवेनाइल था, हु वाज वन ऑफ द एक्यूज्ड इन द निर्भया गैंग रेप केस, उसको किस लॉ के तहत पनिश किया जाएगा? क्या उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000 अप्लाई होगा या जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015? कौन सा लॉ उस पर अप्लाई होगा? उस पर अप्लाई होगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000। दैट मीन्स द मैक्सिमम पनिशमेंट दैट कैन बी गिवन टू दैट अक्यूज्ड इज 3 years। क्यों वो लॉ अप्लाई होगा? क्यों 2015 वाला लॉ अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि जब वो क्राइम हुआ 2012 में हुआ, तब कौन सा लॉ इन फोर्स था? तब कौन सा लॉ इन ऑपरेशन था? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000। तो जो लॉ अमेंड किया गया 2015 में वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो लॉ 2015 में आया है। जब 2012 में क्राइम हुआ तब कौन सा लॉ इन फोर्स था? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000। यही कहा गया। देखो फिर से मैं पढ़ रही हूँ। No person shall be convicted of any offence except for the violation of law in force at the time of the commission of the act। commission of the act, जब क्राइम हो रहा है उस टाइम पे कौन सा लॉ इन फोर्स है, उसके तहत ही एक्यूज्ड को पनिश किया जाएगा। वही कहा गया। nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted in law at the time of the commission of the offence। तो जब वो क्राइम कर रहा है तो लॉ के तहत जितना पनिशमेंट है उतना ही पनिशमेंट मिलेगा, उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। वही कहा गया है। nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence। 20 सब क्लॉज 1, इसको हम लोग कहते हैं नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्या कहते हैं? नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। मतलब जब क्राइम हो रहा है तो क्राइम जब हो रहा है उस टाइम पे कौन सा लॉ इन फोर्स है वो अप्लाई किया जाएगा एक्यूज्ड में। जो बाद में लॉ आया वो अप्लाई नहीं किया जाएगा। क्या कहते हैं इसको? नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक है, ये है हमारा आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही क्राइम के लिए एक बार से ज़्यादा पनिशमेंट आपको नहीं मिल सकती है। मान लो मैंने मर्डर किया किसी का, ठीक है, आई विल बी बुक्ड अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC। मान लो मुझे 10 साल की सज़ा हुई, मुझे 10 साल जेल में रहना है। 10 साल बाद मैं जेल के बाहर आई, ठीक है, मैंने अपनी सज़ा जो है काट ली। 10 साल बाद मैं बाहर आ रही हूँ। 10 साल बाद फिर से मुझे जो है जुडिशरी ने अनाउंस किया कि भाई इसको फिर से सज़ा होगी और 5 साल इसको जेल में डालो। क्या ऐसा किया जा सकता है? ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मैंने मर्डर किया, आई वॉज बुक्ड अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC। 10 साल की सज़ा थी, मैंने काट ली, अब मुझे और सज़ा आप नहीं दे सकते। एक मैंने मर्डर किया उसकी सज़ा, हाँ ऑब्वियसली, और एक मैं मर्डर करूँगी बाहर निकल के, तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। मैंने एक मर्डर किया था एक आदमी का, मुझे जेल मिल गई, मुझे 10 साल की सज़ा, सॉरी मुझे जेल हो गई, मुझे 10 साल की सज़ा मिल गई, दैट इज़ डन। उसके आगे फिर से मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं नो डबल जियोपार्डी। क्या कहते हैं? नो डबल जियोपार्डी। ये कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने, इंडिया ने यानी कि अडॉप्ट किया अमेरिका से। वहाँ पे क्या कहा जाता है? नो डबल जियोपार्डी। देखो जियोपार्डी, दिस इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ US फॉर द सेम ऑफेंस यू कैन नॉट बी पनिश्ड मोर देन वंस। अब आप सोच रहे होगे कि टेररिस्ट के केस में तो ऐसा नहीं होता है। टेररिस्ट को जब सज़ा मिलती है तो क्या होता है? फ़ाइन भी देना पड़ता है। मान लो कोई टेररिस्ट ने अगर ताज होटल पे अटैक किया, फ़ाइन भी दो, तुम 15-20 साल जेल में भी काटो, फिर तुमको फांसी की सज़ा भी मिलेगी। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही पनिशमेंट के लिए बहुत सारी सज़ा मिल रही है, लेकिन वो एक ऑफेंस नहीं है। जब टेररिस्ट ने ताज होटल पे अटैक किया, मान लो मैंने जैसे किसी का मर्डर किया, तो मैंने तो एक आदमी का मर्डर किया, वो आदमी मर गया, आई वॉज बुक्ड अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC। लेकिन जब टेररिस्ट अटैक किया ताज होटल में, मान लो, ठीक है, तो वहाँ पे उस पर मर्डर के चार्जेस भी लगे। मान लो कोई आदमी अगर मरा नहीं, इंजर्ड हो गया, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी लगे, फिर आर्म्स एक्ट भी अप्लाई होगा। तो इतने लॉ के तहत उसको सज़ा मिलती है। तो यहाँ पे सेम ऑफेंस नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट ऑफेंसेस है, इसीलिए उसको एक से ज़्यादा बार सज़ा मिलती है। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। मेरा केस अलग था, टेररिस्ट का केस अलग है। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 कहता है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अपने ही खिलाफ आप विटनेस नहीं बन सकते। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज मेरे कोई फ्रेंड ने मर्डर किया, ठीक है, अब पुलिस को शक हुआ लेकिन मेरे पे, ठीक है, मेरे कोई फ्रेंड ने मर्डर किया लेकिन पुलिस को शक है मेरे पे। पुलिस मुझे आई, मुझे जो है उठा के ले गई पुलिस थाने,
और मुझे वहाँ मार रही है, पीट रही है, मुझे पूरा टॉर्चर कर रही है, ठीक है। अब उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया कि एट लास्ट मैंने कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने ही मर्डर किया, मैंने कन्फेस कर लिया पुलिस के सामने। तो क्या मैंने जो कन्फेस किया है पुलिस के सामने, विल दिस बी ट्रीटेड एज एन एविडेंस बिफोर द जुडिशरी? क्या कोर्ट में इसको एविडेंस माना जाएगा? नहीं। तो जो आप क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखते हो कि 2-3 जहाँ पर पुलिस ने मारे और सब कुछ बोल दिया और उसको जेल हो गई, वैसा नहीं होता है, ठीक है। वो एविडेंस नहीं माना जाता है। पुलिस जो है ऑब्वियसली उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है और फिर अपने एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में पेश कर सकती है, वो चीज़ अलग है। लेकिन वो जो कन्फेस कर रहा है, सपोज मैंने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया कि मैंने ही मर्डर किया है, तो ये जो मेरा जो कन्फेशन स्टेटमेंट है, इसको एविडेंस नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मैं अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं बन सकती। अब ऐसा क्यों है? देखो, क्योंकि क्या होता है, जैसे सपोज मेरे साथ हुआ, मैंने मर्डर किया नहीं था, ठीक है, मेरे कोई दोस्त ने किया था, लेकिन मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने कन्फेस कर लिया, हाँ भाई, डर के मारे कि मैंने, मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, मैंने कन्फेस कर लिया कि मैंने ही जो है मर्डर किया, इसीलिए इसको एविडेंस नहीं माना जाता है इन दी कोर्ट। जैसे 2001 में हुआ था, 2001 में जब इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, तो उसमें जो एक एक्यूज था उसका नाम था अफजल गुरु। तो अफजल गुरु ने क्या किया, पुलिस जो है अफजल गुरु को मीडिया में पेश की, तो मीडिया के सामने कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने ही अटैक किया था, और भी बहुत चीज़ें उसने कन्फेस की। अब क्या जो अफजल गुरु ने मीडिया के सामने कन्फेस किया कि हाँ मैंने ही जो है इंडियन पार्लियामेंट में अटैक किया, क्या उसको एविडेंस माना जाएगा इन दी कोर्ट? नहीं, उसको भी एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो कोई एक्यूज्ड अगर पुलिस के सामने कन्फेस करे या मीडिया के सामने कन्फेस करे, किसी के सामने भी कन्फेस करे, वो कन्फेशन स्टेटमेंट को एविडेंस नहीं माना जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस सिचुएशन में कन्फेस कर रहा है। हो सकता है कि उसको टॉर्चर किया जा रहा हो सकता है वो किसी प्रेशर में हो सकता है कि वो अपने कोई रिश्तेदार को, अपने फ्रेंड को बचाने के चक्कर में ऐसा कर रहा हो, इसीलिए उसको एविडेंस नहीं माना जाता है। तो जो क्राइम पेट्रोल वगैरह में दिखाता है वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वाई नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब ये सब तो हम लोग समझ गए। और एक पॉइंट है, देखो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो नार्को एनालिसिस होता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, तो क्या ये सब चीज़ें, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, तो क्या ये सब चीज़ें इंडिया में अलाउड है? तो 2010 से पहले ये अलाउड था, लेकिन 2010 के बाद क्या हुआ, एक केस हुआ। देखो, एक केस है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, involuntary admission of scientific tests such as narcoanalysis, polygraph examination violate Article 20 subclause 3 and also right to privacy. 20 subclause 3 does not bar voluntary administered test. ये क्या कहना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रही है कि आप जो ये पॉलीग्राफ टेस्ट, जो पुलिस जो है पॉलीग्राफ टेस्ट करती है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करती है, नार्को एनालिसिस करती है, क्या इसको एविडेंस माना जाएगा बिफोर द कोर्ट? इसको एविडेंस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ये जो है ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 को वायलेट कर रहा है। ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, नार्को एनालिसिस है, ये सब क्या कर रहा है, ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 को वायलेट कर रहा है। मैं अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं बन सकती। मान लो मैंने किसी का मर्डर किया, अगर मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट हो रहा है, तो मैं जो बोल रही हूँ लाई डिटेक्टर टेस्ट में, क्या उसको एविडेंस माना जाएगा इन दी कोर्ट? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 को वायलेट कर रहा है, मैं अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं बन सकती। दूसरा रीज़न, देखो ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस, ये सब जो भी होता है, इसमें क्या होता है ना, केमिकल्स इंजेक्ट किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें बोल रही हूँ, इसका देखो, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है ये सब टेस्ट का। अब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या बोल रही हूँ, मैं अपने कुछ प्राइवेट डिटेल्स जो है वो भी रिवील कर दे रही हूँ, तो ये राइट टू प्राइवेसी को भी वायलेट कर रहा है, प्लस इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है, प्लस ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 को भी वायलेट कर रहा है। मैं अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं बन सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के बाद कहा नहीं, ये अलाउड नहीं है। इनवॉलेंट्री एडमिशन ऑफ दिस नार्को एनालिसिस लाई डिटेक्टर टेस्ट ये अलाउड नहीं है, इनवॉलेंट्री। लेकिन 20 सब क्लॉज 3 डज नॉट बार वॉलेंट्री एडमिनिस्टर्ड टेस्ट। अगर मैं अपनी मर्जी से ये करवाना चाहूँ तब मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए भी पुलिस को परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द कंसर्न हाई कोर्ट। तो अब 2010 के बाद अगर पुलिस को नार्को एनालिसिस या ये सब करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द हाई। तो ये जो डीएनए होता है, ये जो पुलिस डीएनए सैंपल कलेक्ट करती है, अगर क्राइम सीन से सपोज किसी का जो है हेयर स्ट्रैंड मिल गया या नेल्स मिल गया, तो क्या वो अलाउड है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ वो अलाउड है। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है।
ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट हो रहा है, पॉलीग्राफ एंड नार्को एनालिसिस है जिसमें केमिकल्स इंजेक्ट किए जा रहे हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डीएनए टेस्ट ये सब चीज़ें जो है अलाउड है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 20 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 21 कहता है नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दैट मीन्स दिस फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहा गया है नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दैट मीन्स स्टेट किसी के पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकता विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई पुलिस मेरे घर आई और मुझे अरेस्ट करके ले गई, मेरे पर्सनल लिबर्टी को छीना, लेकिन पुलिस ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो नहीं किया। यानी कि जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया तो पुलिस के पास मेरे खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट नहीं था, पुलिस ने मुझे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताया, ऑन व्हाट बेसिस दे आर अरेस्टिंग मी नहीं बताया गया, पुलिस ने मुझे मेरे फ्रेंड्स को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे नियर एंड डियर वंस को इन्फॉर्म नहीं किया, पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं किया, पुलिस डिड नॉट प्रोड्यूस मी बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। मतलब कि पुलिस ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो नहीं किया और मेरे पर्सनल लिबर्टी को छीन लिया गया। दैट मीन्स माई फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 इज बीइंग वायलेटेड। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं तो जेल में हूँ, मुझे तो अरेस्ट किया गया है, तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकती। तो मेरे बिहाफ में इधर माय फ्रेंड्स और माय फैमिली मेम्बर्स दे विल अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और हाई कोर्ट एंड फाइल अ रिट पिटिशन। मान लो ये रिट पिटिशन फाइल किया गया इन दी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, मैं और जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया जो पुलिस है, वी बोथ विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी कि क्या पुलिस ने, क्या स्टेट ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया कि नहीं किया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को पता चलेगा कि नहीं, मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हुआ है, मेरे पर्सनल लिबर्टी को छीना गया है बाय द पुलिस विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट एक रिट इशू करेगी। रिट यानी कि एक ऑर्डर इशू करेगी कि इसको तुरंत जेल से रिलीज किया जाए। क्यों? क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज द गारंटर और द डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सो दे विल गारंटी मी बैक माय फंडामेंटल राइट्स। ये होगा सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि इंडिया में जो जुडिशरी है वो ये चेक कर रही है कि क्या जो स्टेट है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो कर रही है कि नहीं, ये चेक किया जाता है बाय द इंडियन जुडिशरी। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिया में क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि अमेरिका में जो जुडिशरी है वो सिर्फ ये नहीं चेक करती है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो हुआ है कि नहीं, वो ये भी चेक करती है कि जो लॉ है वो फेयर है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, वो रिजनेबल है कि नहीं। दैट विल ऑल्सो बी चेक्ड बाय द जुडिशरी इन अमेरिका। दैट मीन्स इन इंडिया द जुडिशरी विल प्रोटेक्ट अस ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। वो सिर्फ ये चेक कर रही है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया गया कि नहीं, पुलिस ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया कि नहीं, स्टेट ने फॉलो किया कि नहीं, सिर्फ ये चेक कर रही है। इंडियन जुडिशरी ये नहीं देख रही है कि जो लॉ है वो फेयर है कि नहीं, वो रीजनेबल है कि नहीं। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करते हैं जहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे जो जुडिशरी है वो ये भी चेक करेगी कि जो लॉ है वो फेयर है कि नहीं। दैट मीन्स इन अमेरिका द जुडिशरी विल प्रोटेक्ट द सिटीजन्स ऑफ अमेरिका नॉट ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट दे विल ऑल्सो प्रोटेक्ट द सिटीजन्स ऑफ अमेरिका ऑल्सो अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। जैसे कि अमेरिका का एक बहुत फेमस केस है लॉरेंस वर्सेस टेक्सास ऑफ 2003। इस केस के दौरान क्या हुआ था, उस टाइम पे होमोसेक्सुअलिटी was a crime in America। ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी यानी इफ टू एडल्ट ऑफ द सेम सेक्स इफ दे एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी दे विल बी पनिश्ड बाय द जुडिशरी। 2003 की मैं बात कर रही हूँ। तो इस केस के दौरान जो अमेरिका का फेडरल कोर्ट है उसने कहा कि नहीं,
दो लोग चार दीवारों के बीच क्या कर रहे हैं ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, तो हम ये लॉ को होमोसेक्सुअलिटी को हम डीक्रिमिनलाइज करते हैं। मतलब कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अमेरिका में जुडिशरी ये भी चेक करती है कि जो लॉ है वो फेयर है कि नहीं, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी जो लॉ था वो फेयर नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ का जो फेडरल कोर्ट है अमेरिका का, उसने क्या किया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को। ठीक है, दैट मीन्स they were also checking whether the law is fair or not, whether the law is reasonable or not। ये होता है अमेरिका में। लेकिन आगे हम देखेंगे, जो भी हम केसेस पढ़ेंगे रिलेटेड टू आर्टिकल 21, हम देखेंगे कि इंडिया में भी अब जो जुडिशरी है वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ से शिफ्ट होकर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में चली गई। यानी कि अब इंडियन जुडिशरी भी चेक करती है कि जो लॉ है वो फेयर है कि नहीं, वो रिजनेबल है कि नहीं। ठीक है, चलो तो अब हम लोग एक एक करके कुछ केसेस देखते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे जो इंडियन जुडिशरी है वो, जो कि सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ का कॉन्सेप्ट फॉलो करती थी, अब वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को भी अडॉप्ट कर लिए। मतलब अब इंडियन जुडिशरी ये भी चेक करती है कि जो लॉ है वो फेयर है कि नहीं, वो रिजनेबल है कि नहीं। इसके लिए हमें कुछ केसेस देखने होंगे। सबसे पहले देखते हैं ए.के. गोपालन केस ऑफ 1950। तो ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस केस के दौरान क्या हुआ, सो ए.के. गोपालन वॉज द कम्युनिस्ट लीडर। ए.के. गोपालन को डिटेन किया गया इन द ईयर 1947 अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950। तो इस लॉ के तहत ए.के. गोपालन को डिटेन किया गया, यानी कि अरेस्ट किया गया 1947 में। देखो, दो तरीके का डिटेंशन होता है, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब क्राइम मैंने कर दिया है, आफ्टर द क्राइम इज़ बीइंग कमिटेड, उसके बाद अरेस्ट किया जा रहा है। सपोज मैंने किसी का मर्डर कर दिया, उसके बाद मुझे अरेस्ट किया गया, तो वो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब अभी क्राइम हुआ नहीं है। सपोज मैं कोई बड़े नेता को फ़ोन करूँगी, मैं बोलूँगी कि भाई मैं आपको जो है गोली मारने वाली हूँ, मैं आपका मर्डर करने वाली हूँ, तो पुलिस अब वेट तो नहीं करेगी कि आशी कब जो है मर्डर करेगी, उसके बाद हम उसको अरेस्ट करेंगे, नहीं। तो पुलिस को ऐसा लग रहा है कि आशी मर्डर कर सकती है, अभी मैं मर्डर कर सकती हूँ, तो उस बेसिस पे ऐसी संभावना है कि आगे जाके क्राइम हो सकता है, उस बेसिस पे मुझे अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो ए.के. गोपालन हु वाज द कम्युनिस्ट लीडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनको अरेस्ट किया गया इन द ईयर 1947 अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950। अब 1950 में जब वो जेल के बाहर आए, उनको फिर से डिटेन कर लिया गया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950। अब ए.के. गोपालन ने पुलिस से पूछा, स्टेट से पूछा, ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू आर अरेस्टिंग मी, किस बेसिस पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो। पुलिस ने कहा हम आपको नहीं बताने वाले, वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। क्यों? क्योंकि अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 हम ऐसा ज़रूरी नहीं समझते, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि हमें आपको बताना ज़रूरी है, हम आपको नहीं बताने वाले। ए.के. गोपालन ने क्या किया, इस लॉ को ही चैलेंज कर दिया। किस लॉ को? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950। और सुप्रीम कोर्ट में कहा ए.के. गोपालन ने कि मेरा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी वायलेट हो रहा है, विच टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और मेरा आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल्स, ये फंडामेंटल राइट्स मेरा वायलेट हो रहा है। ये ए.के. गोपालन ने कहा सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो, तो बैकग्राउंड ऑफ द केस, जैसे मैंने आपको बताया, ए.के. गोपालन वॉज द कम्युनिस्ट लीडर who was mainly active in Madras presidency. He was detained in the jail of Madras, and whenever he came out of prison, जब भी वो जेल के बाहर आता था, new detention order was issued against him and he had to go to jail again. उसके बाद आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ डिटेंशन, जब उनको इतने साल तक डिटेन किया गया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950, तो ए.के. गोपालन ने क्या किया, ही चैलेंज्ड हिज प्रिवेंटिव डिटेंशन। ए.के. गोपालन आर्ग्यूड दैट द प्रोलॉन्ग डिटेंशन हैज वायलेटेड हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ए.के. गोपालन ने क्या किया, उसका आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रहा है। अब फैक्ट्स ऑफ द केस देखो, since 1947 he was illegally detained and whenever he came out he was still kept under detention by the government. in 1950 उसको फिर से डिटेन कर लिया गया। जैसे मैंने आपको बताया 1950 में जब ए.के. गोपालन जेल से बाहर आए, उनको फिर से डिटेन कर लिया गया। he was again detained under the preventive detention act of 1950। अब ए.के. गोपालन ने क्या किया, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिट पिटिशन फाइल किया इन दी सुप्रीम कोर्ट और कहा, चैलेंज किया। सो ए.के. गोपालन फाइल रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंजिंग हिज डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950। और ए.के. गोपालन ने कहा
कि ये जो लॉ है, A.K. गोपालन आर्ग्यूड दैट दिस एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि ये उसके फंडामेंटल राइट को, ही सेड एज इट वायलेट्स हिज फंडामेंटल राइट आर्टिकल सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी विच टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो A.K. गोपालन ने कहा ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 है, ये जो लॉ है, ये मेरे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी को वायलेट कर रहा है। ये कहा गया A.K. गोपालन द्वारा। अब व्हाट वर द इश्यूज रेज्ड इन दिस केस? सबसे पहला इशू, क्या जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 है, वेदर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 वायलेट्स आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 इज सेम एज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये दोनों जो है प्रश्न रखे गए बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? सो दिस जजमेंट वॉज गिवन बाय 6 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी है विच टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये उसको अवेलेबल नहीं है जिनको डिटेन किया गया है। ये राइट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, ये जो फंडामेंटल राइट है, ये जो आदमी फ्री है उसके लिए अवेलेबल है। जिनको डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, उसके लिए ये जो राइट है, ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा कि आर्टिकल 21 में जो मेंशन है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज नॉट सेम एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम हमारी कंट्री में फॉलो करेंगे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना होता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना होता, अगर हमें ये चेक करना होता कि लॉ फेयर है कि नहीं, लॉ रिजनेबल है कि नहीं, तो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मेंशन करके जाते हैं आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन ऐसा तो उन्होंने कुछ मेंशन किया नहीं। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। देखो, the court rejected the arguments by A.K. Gopalan and said that the personal liberty means freedom of physical body only and nothing beyond it. The Supreme Court restricted the meaning of Article 19, जैसे मैंने आपको बताया, and stated only a free man can enjoy freedom under Article 19 of the Constitution. तो Article 19 जो है, जो फंडामेंटल राइट है, वो जिसको डिटेन किया गया है उसके लिए ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है। इट इज़ अवेलेबल ओनली टू अ फ्री मैन। ओनली अ फ्री मैन कैन enjoy freedom under Article 19 of the Constitution. This means when a person is under detention, अगर कोई आदमी को डिटेन किया गया है, he cannot enjoy the freedom under Article 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? Moreover, the court clarified that the procedure established by law and due process of law are different from each other. तो ये जो केस है, ये जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन A.K. गोपालन केस, इस जजमेंट को कहा जाता है एज दी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक मौका था टू वाइडली इंटरप्रेट आर्टिकल 21, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसके मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और कहा कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ही फॉलो किया जाएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हम फॉलो नहीं करेंगे। हम ये चेक नहीं करेंगे कि जो लॉ है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 वो फेयर है कि नहीं, वो रिजनेबल है कि नहीं। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है। तो ये हुआ A.K. गोपालन केस। अब हम लोग देखते हैं मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के दौरान क्या हुआ? मनिका गांधी को पासपोर्ट इशू किया गया इन द ईयर 1976 अंडर पासपोर्ट्स एक्ट ऑफ 1967। अब हम लोग देखते हैं मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के दौरान क्या हुआ? देखो, तो मनिका गांधी को पासपोर्ट इशू किया गया इन द ईयर 1976 अंडर पासपोर्ट्स एक्ट ऑफ 1967। पासपोर्ट इशू किया गया यानी कि अब वो अब्रॉड ट्रैवल कर सकती थी। उसके बाद क्या हुआ? इन द ईयर 1977 मनिका गांधी को एक लेटर आया फ्रॉम रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर। उस लेटर में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने क्या कहा कि हम आपके पासपोर्ट को इम्पाउंड करने वाले हैं, यानी कि सीज करने वाले हैं अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज सी ऑफ द पासपोर्ट्स एक्ट, और हम आपको 7 दिन का टाइम देते हैं टू सरेंडर योर पासपोर्ट। मनिका गांधी ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से पूछा, ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू आर टेलिंग मी टू सरेंडर माई पासपोर्ट? क्यों आप मेरे पासपोर्ट को इम्पाउंड करने वाले हो, सीज करने वाले हो? रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने कहा, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनी रीजन फॉर इट। मनिका गांधी ने क्या किया? मनिका गांधी ने इस एक्ट को, इस लॉ को ही चैलेंज कर दिया। और मनिका गांधी ने कहा, मनिका गांधी ने भी एक रिट पिटिशन फाइल किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मनिका गांधी ने कहा ये उसके आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी को वायलेट कर रहा है विच टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और आर्टिकल 21 को भी वायलेट कर रहा है विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये रेट पिटिशन फाइल किया गया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय मनिका गांधी। अब ये केस भी हम लोग देखते हैं। तो देखो, आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन
तो मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के दौरान क्या हुआ, तो मनिका गांधी को पासपोर्ट इशू किया गया इन द ईयर 1976 अंडर पासपोर्ट्स एक्ट ऑफ 1967। लेकिन 1977 में मनिका गांधी को एक लेटर मिला बाय रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर। उस लेटर में क्या था, उस लेटर में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने कहा कि मनिका गांधी वी आर गोइंग टू इम्पाउंड योर पासपोर्ट, यानी कि वी आर गोइंग टू सीज योर पासपोर्ट अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज सी ऑफ द पासपोर्ट्स एक्ट, और हम आपको 7 दिन का टाइम दे रहे हैं टू सरेंडर योर पासपोर्ट। मनिका गांधी ने पूछा भाई क्यों, ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू आर इम्पाउंडिंग माई पासपोर्ट, आप क्यों मुझे अलाउ नहीं कर रहे हो कि मैं अब्रॉड ट्रैवल कर पाऊँ, क्यों आप मेरे पासपोर्ट को सीज कर रहे हो। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने कहा वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनी रीजन। मनिका गांधी ने इस लॉ को चैलेंज कर दिया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और मनिका गांधी ने कहा कि मेरा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी वॉयलेट हो रहा है विच टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 14 वॉयलेट हो रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और मेरा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी वॉयलेट हो रहा है। तो इस लॉ को चैलेंज किया गया बाय मनिका गांधी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, तो हम लोग फैक्ट्स ऑफ द केस देखते हैं। इन 1977 जैसा मैंने आपको बताया, रीजनल पासपोर्ट अथॉरिटीज आस्क्ड मनिका गांधी टू सरेंडर हर पासपोर्ट एंड स्टेटेड दिस वाज नेसेसरी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू इम्पाउंड योर पासपोर्ट, ये कहा रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने। अब मनिका गांधी आस्क्ड द रीजन फॉर इम्पाउंडिंग हर पासपोर्ट फॉर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, ही डिड नॉट गिव एनी वैलिड रीजन फॉर द सेम। उन्होंने रीजन देने से मना कर दिया। ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन के वजह से शी फाइल्ड a petition in the court under Article 32 of the Indian Constitution stating that her Article 14, 19 and 21 were infringed। ठीक है, मनिका गांधी ने एक रिट पिटिशन फाइल किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और कहा कि मेरा आर्टिकल 14, 19 और 21 वायलेट हो रहा है। अब क्या इश्यूज रेस किए गए, whether right to travel abroad is also included in the meaning of personal liberty given under article 21, क्या right to travel abroad is also included under the ambit of article 21, ये सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, whether section 10 sub clause 3 of the passport act 1967 violate article 14 of the Indian constitution, ये दूसरा इशू। तीसरा इशू, whether it can be said that suspending मनिका गांधी passport is against the principle of national justice। तो ये 3 इश्यूज रेस किए गए। देखो, मनिका गांधी के पासपोर्ट को इम्पाउंड किया गया बाय द रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने कोई भी रीजन नहीं दिया, बस ये कहा कि इन पब्लिक इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू इम्पाउंड योर पासपोर्ट। मनिका गांधी ने इस लॉ को चैलेंज कर दिया और मनिका गांधी ने कहा कि मेरा आर्टिकल 14, 21 और 19 वायलेट हो रहा है। और क्या क्या इश्यूज रेस किए गए कि क्या जो है आर्टिकल 21 क्या वो सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के बारे में बात करता है, क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में फॉलो नहीं किया जाएगा, ये सबसे पहला इशू रेस किया गया। दूसरा इशू, क्या राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21, ये दूसरा इशू हो गया। तीसरा इशू, वेदर इट कैन बी सेड दैट सस्पेंडिंग मनिका गांधी पासपोर्ट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस। तो ये 3 इश्यूज जो है रेस किए गए। अब क्या जजमेंट आया इन दी मनिका गांधी के, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट है ये दिया गया बाय 7 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखो, The Supreme Court said that the scope of personal liberty under Article 21 is very wide। तो इससे पहले जो इंटरप्रेट किया गया था आर्टिकल 21 को इन AK गोपालन केस ऑफ 1950, उसमें सुप्रीम कोर्ट इन अ नैरो वे इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाइडली इंटरप्रेट कर रहा है आर्टिकल 21 को। और क्या कह रहा है, द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे करके जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 को वाइडली इंटरप्रेट करेगा। आगे हम लोग और भी केसेस देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, The court agreed that impounding the passport by the passport authority under section 10 subclause 3 of the passport act is not unconstitutional because passport authority has the power to grant suspension and cancel the passport। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने मनिका गांधी के पासपोर्ट को इम्पाउंड किया, सीज किया, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो किसी के पासपोर्ट को भी सीज कर सके, ये पावर है पासपोर्ट अथॉरिटी के पास, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन जो पासपोर्ट अथॉरिटी ने जो रीजन नहीं दिया फॉर इम्पाउंडिंग हर पासपोर्ट, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखो, बट हियर इन दिस केस मनिका गांधी वाज नॉट गिवन एन ऑप्शनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड नो वैलिड रीजंस फॉर इम्पाउंडिंग हर पासपोर्ट वेर गिवन टू हर बाय द पासपोर्ट अथॉरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, पासपोर्ट अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो किसी के पासपोर्ट को सीज कर सकते हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन नॉट प्रोवाइडिंग रीजंस फॉर सीजिंग द पासपोर्ट इज
अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, द मैक्सिम ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम विच मीन्स लेट दी अदर साइड बी हर्ड वॉज नॉट फॉलोड इन दिस केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको दूसरे पार्टी का भी सुनना है, क्योंकि मनिका गांधी का नहीं सुना गया, मनिका गांधी को रीजंस नहीं दिया गया फॉर इम्पाउंडिंग हर पासपोर्ट, सो इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, पासपोर्ट अथॉरिटी तुम पासपोर्ट सीज तो कर सकते हो, बट यू हैव टू प्रोवाइड वैलिड रीजंस फॉर सीजिंग द पासपोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा at any time if a law deprives any person of the personal liberty it has to meet the criteria as specified in article 14 and 90. Therefore passport authority can impound the passport of any citizen only after giving valid reasons for the same. 21 को widely interpret किया गया by the Supreme Court, और Supreme Court ने कहा कि right to travel abroad will also be included under the ambit of article 21. ठीक है, चलो, तो ये दो केसेस हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों ने देखा ए.के. गोपालन केस और मनिका गांधी केस। ए.के. गोपालन केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को वाइडली इंटरप्रेट नहीं किया, लेकिन मनिका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को वाइडली इंटरप्रेट किया और कहा कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21। और क्या कहा कि हम हमारी कंट्री में सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि जो लॉ है वो फेयर है कि नहीं, वो रिजनेबल है कि नहीं, यानी कि हम अमेरिका की तरह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को भी अडॉप्ट करेंगे। तो फ्रॉम केस टू केस हम वो डिसाइड करेंगे, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 21 को वाइडली इंटरप्रेट कर रही है। तो बहुत सारे केसेस में आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम लोगों ने देखा मनिका गांधी केस, राइट टू मैरी इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? देखो, एक केस आया था हादिया केस 2016-17 में। इस केस के दौरान क्या हुआ था, हादिया जो कि केरला में रहती थी, तो हादिया ने अपने फादर को बोला दैट शी वांटेड टू कन्वर्ट हरसेल्फ टू इस्लाम। उसके फादर ने उसको अलाउ नहीं किया। फिर लेटर शी गॉट मैरिड टू अ मुस्लिम बॉय और फिर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके फादर ने क्या किया, एक रिट पिटिशन फाइल किया इन केरला हाई कोर्ट और कहा कि उसकी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया है, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई गई है, तो उसको जो है आप घर मेरे पास वापस भेजो। ये पिटिशन फाइल किया गया इन द केरला हाई कोर्ट। मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कि आप इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करो कि क्या सही मायने में जो हादिया है उसका ब्रेन वॉश किया गया है, क्या एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उसकी शादी कराई गई है। ये सब इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हादिया एक एडल्ट है, अपनी मर्जी से शादी की है, तो राइट टू मैरी इज ऑल्सो हर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया हादिया को कि तुम अपने हस्बैंड के साथ रह सकती हो, अपने पापा के पास जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हादिया इज़ एन एडल्ट, शी हैज़ द राइट टू मेक हर ओन डिसीजंस, शी हैज़ द राइट टू लिव हर लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वाइडली इंटरप्रेट किया आर्टिकल 21 को और कहा राइट टू मैरी इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि फ्रॉम केस टू केस सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करे। अब ये सब केसेस तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग ये समझते हैं क्या राइट टू डाई इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर हम मरना चाहते हैं, मान लो अगर कोई सुसाइड करना चाहता है, तो क्या ये भी फंडामेंटल राइट है उसका? ये जानने के लिए हमें कुछ केसेस देखना होगा। सबसे पहले तो 1994 में एक केस आया था रथिमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी यानी कि ये जो सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी है इट क्रिमिनलाइजेज सुसाइड। यानी कि अगर कोई भी आदमी सुसाइड करना चाहेगा, अगर कोई भी आदमी अटेम्प्ट किया सुसाइड, ठीक है, अगर वो सर्वाइव कर लिया देन ही और शी विल बी पनिश्ड बाय द जुडिशरी। ठीक है, तो सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी विच क्रिमिनलाइजेज सुसाइड इट वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन रथिमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 की राइट टू डाई इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। ठीक है, पहले सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी जो कि क्रिमिनलाइज करता है सुसाइड को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। दैट मीन्स नाउ राइट टू डाई इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने इन
रथिमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन फिर ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राइट टू डाई इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, इससे पहले 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू डाई इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट, जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज योर फंडामेंटल राइट। लेकिन ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राइट टू डाई इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो आप आंसर कर देना कि राइट टू डाई जो है वो फंडामेंटल राइट हमारा नहीं। अब एक बहुत फेमस केस है जिसको अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। केस का नाम है अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। तो इस केस के दौरान क्या हुआ, अरुणा शानबाग हु वाज द नर्स एट किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल परेल मुंबई, वो वहाँ पे एक नर्स थी एंड शी वाज सेक्सुअली असॉल्टेड, शी वाज रेप्ड बाय वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ अ हॉस्पिटल। फिर वो कोमा में चली गई, फिर कुछ समय बाद वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। देखो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, जब कोई आदमी कोमा में जाता है तो रिकवरी के चांसेस फिर भी होते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गया देन देर आर रेयरली एनी चांसेस ऑफ रिकवरी। एंड अरुणा शानबाग वेंट टू परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट आफ्टर शी वॉज सेक्सुअली असॉल्टेड बाय वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द हॉस्पिटल। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है वो जी तो रही है, अब वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, दैट मीन शी वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग बाय हर सेल्फ। ना वो खुद खा पा रही थी, ना पी पा रही थी, ना ठीक से जी पा रही थी। तो वो जी तो रही है, शी इज़ ब्रीदिंग, बट इज शी लिविंग हर लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी? नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने आप तो वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो क्या हुआ, एक जर्नलिस्ट थी पिंकी विरानी ने एक पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप हमें यूथेनेसिया इस कंट्री में अलाउ करो। देखो दो तरीका का यूथेनेसिया होता है, एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया, एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया में यानी कि जैसे कि अरुणा शानबाग चली गई परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में, अब पैसिव यूथेनेसिया में क्या होगा, क्योंकि अरुणा शानबाग अब परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में अपने से कुछ काम नहीं कर पा रही है, जी तो रही है लेकिन सही मायने में नहीं जी रही है। ठीक है, शी इज़ ब्रीदिंग बट शी इज़ नॉट लिविंग हर लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी। तो अरुणा शानबाग एक जर्नलिस्ट जो थी पिंकी विरानी, उन्होंने पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को कहा आप हमें यूथेनेसिया अलाउ करो। अब ये जो यूथेनेसिया है ये दो तरीके का होता है, एक होता है पैसिव यूथेनेसिया, एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया मतलब कि आप वेंटिलेटर सप्लाई को कट कर दोगे या आप मेडिसिन देना बंद कर दोगे तो आदमी जो है अपने आप मर जाएगा। ठीक है, वो होता है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया मतलब कि आप या तो इंजेक्शन देके उसको मार रहे हो या कोई ड्रग डोज देके मार रहे हो, वो होता है एक्टिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया मतलब आप कोई ड्रग डोज देके, आप कोई इंजेक्शन देके आदमी को नहीं मार रहे हो, आप उसका जैसे कि वेंटिलेटर सप्लाई कट कर दे रहे हो या उसको मेडिसिन देना बंद कर दे रहे हो, वो होता है पैसिव यूथेनेसिया। तो जो पिंकी विरानी थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप हमें अलाउ करो कि हम जो है यूथेनेसिया परफॉर्म कर पाए, क्योंकि अब तो वो जीने का उसका कोई मायना नहीं है, वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। अब कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है हम अलाउ करेंगे यूथेनेसिया को, लेकिन 3 कंडीशंस में। वो 3 कंडीशंस क्या है, सबसे पहले जो है 3 डॉक्टर्स को सर्टिफाई करना होगा, सो 3 डॉक्टर्स मस्ट सर्टिफाई, 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर इशू करना होगा और फैमिली मेम्बर्स को एग्री करना होगा, तब हम जो है यूथेनेसिया अलाउ करेंगे। वो भी हम एक्टिव यूथेनेसिया अलाउ नहीं करेंगे, हम पैसिव यूथेनेसिया भले ही अलाउ कर देंगे, भले ही आप वेंटिलेटर सप्लाई को कट कर दो, भले ही आप मेडिसिन देना बंद कर दो, ये हम अलाउ कर देंगे, लेकिन एक्टिव यूथेनेसिया हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जो उसके फ्रेंड्स थे, जो नर्सेस थे, जो अरुणा शानबाग का ख्याल रख रही थी, उन्होंने एग्री नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ नहीं किया। ठीक है, उसके बाद अरुणा शानबाग जो है 2015 में उनका डेथ हो गया निमोनिया से। ठीक है, वो तो बात अलग है, फिर 2015 में उनका डेथ हो गया। अब लेकिन उसके बाद से, इस केस के बाद से जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया हमारी कंट्री में पैसिव यूथेनेसिया। तो पहले पैसिव यूथेनेसिया भी हमारी कंट्री में अलाउड नहीं था, इस केस के बाद, अरुणा शानबाग केस के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया पैसिव यूथेनेसिया। ठीक है, तो इस केस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये हम लोगों ने देख लिया आर्टिकल 21, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हम लोगों ने देख लिए रिलेटेड टू आर्टिकल 21। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।